ठीक है, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा सेकंड लेक्चर है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको थ्रू आउट इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में देखने मिलेगी। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखा था, जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स थी जिसे हम कूलम्स लॉ के हेल्प से बताते थे। अब यहाँ पर आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किस तरीके से है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे अगर आप किसी को लेट से आप किसी ऑब्जेक्ट को आप पंच मारते हैं, आप किसी दीवार को पंच मारते हैं या किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं, तो आपको अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाना होता है तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। यस, वो फोर्स आपने लगाई है लेकिन आपने अपने हाथों के थ्रू लगाई है। सिमिलरली कोई चार्ज होता है, जब वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो फोर्स तो चार्ज लगाता है, लेकिन वो किसके हेल्प से लगाता है? तो वो हेल्प से लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यही चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट देखिए किस तरीके से है। बेसिकली चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों ही चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड अपने थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है। इस चीज़ को आप सूरज की किरणों की तरह आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है वो वाइस वर्सा अपने अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आता है। तो अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में शायद कभी पढ़ा होगा कि दो मैग्नेट्स भी एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से हम चार्ज की दुनिया में हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ तो यहाँ पर एक चीज़ आपको, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड को फेंकेंगे और नेगेटिव चार्ज अपने पास बुलाएंगे। अब सवाल है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी भी चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उसकी वैल्यू होती है के क्यू, विच इज़ द चार्ज ऑफ द चार्ज, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस एट विच यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये फॉर्मूला बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ सा है? हाँ, वो भी आएगा। जो आपने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वही फॉर्मूला है। बस यहाँ पर क्या है कि जो चार्ज आपका मेन है जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकल रही है, आप उस चार्ज को वहाँ पर लिखते हैं। सो दिस इज़ वन स्टफ। बस दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, पॉजिटिव चार्ज के लिए भी नेगेटिव चार्ज के लिए भी। अगेन हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं पुट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आपको बस ध्यान रखना है कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो दिस वॉज वन थिंग जो हमको देखनी थी। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो लेकिन उसके पहले आप ये देखिए, इस हम फॉर्मूला अगर समझते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखेंगे, सो के तो आपका कांस्टेंट है, क्यू उसका चार्ज है और आर उसका डिस्टेंस है। तो जितना ज़्यादा आप किसी चार्ज से दूर जाएंगे, लेट्स से ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम यहाँ कहीं स्पेस में ले लेते हैं, तो जितना दूर पॉइंट होगा उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होगा वो कम होगा बिकॉज ऑफ डेट चार्ज। तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2 ऑलवेज। तो पहले चीज़ तो ये हम समझ गए इस फॉर्मूले के हेल्प से। सो बस डेट्स इट। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भाई बता दो किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये जो बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको इसको ध्यान रखना है। जस्ट लाइक फोर्स, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अवर वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पे सारे के सारे आपके वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लॉस आपके लगने वाले हैं। ये हम न्यूमेरिकल्स में इस चीज़ को देखेंगे। सो एक तो ये हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी लगती है। तो आप इस सिचुएशन को इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है एंड इससे कुछ दूरी पर मैंने एक और दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा है। इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसका जो चार्ज की वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है। यहाँ पर एग्जांपल समझाने के लिए, तो लेट्स से इस चार्ज की वैल्यू क्यू थी और इस चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े वाले चार्ज को हम होल्ड करके रखेंगे, हम इसको पकड़ के रखेंगे, उसको कहीं जाने नहीं देंगे। और ये जो दूसरा वाला चार्ज है ये फ्री टू मूव है। तो अब होने क्या वाला है कि ये जो चार्ज है बड़ा वाला, ये इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस लगाएगा, ये इसके ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो क्योंकि ये इसके साथ सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या करेंगे, सेम लाइन जॉइन करेंगे दोनों के बीच में। एंड क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड को फेंकेगा। तो लेट्स से ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। तो सवाल है इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? तो वो जो फोर्स लगती है उस चार्ज के ऊपर उसको हम देते हैं फोर्स इज इक्वल टू उस चार्ज की वैल्यू जिसके ऊपर वो फोर्स लगने वाली है, इस केस में हमारा ये स्मॉल क्यू है, टाइम्स ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर लगने वाली है। सो दिस इज़ अ सिंपल फार्मूला ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आप बोलोगे सर अब इसमें और कैसे एलेबरेट करके लिखेंगे, तो अगर हम इसको लिखें अच्छे से तो आई कैन से सर एट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने फॉर्मूला देखा, इट वॉज के क्यू मीन्स वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर बीइंग द डिस्टेंस बिटवीन दिस कैपिटल क्यू एंड दिस स्मॉल क्यू चार्ज। सो यही हो गया हमारा फॉर्मूला, डेट फोर्स इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। सो डेट्स इट। आप बोलोगे सर ये तो हमारा कूलम्स लॉ है, जी हाँ ये हमारा कूलम्स लॉ के पास ही हम आगे घूम फिर के। सो दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन वॉज नाउ। अब कई बार हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि आपके पास हमेशा क्या कहते हैं कि कोई दूसरा चार्ज नहीं होगा तो जो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो कर रही है। अब वो कैसे कर रही है, किसने की, वो हमें नहीं पता, लेकिन बस ऐसा है कि एक रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड वहाँ पर आपने लेट से कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया है जिसकी वैल्यू स्मॉल क्यू है और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू हम देंगे क्यू टाइम्स ऑफ ई। डेट्स इट, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके कि आपका पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, लेट्स से इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया है तो इट विल स्टार्ट टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with the same value of force which is q times of e, q being the charge of this negative charge। यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं डालेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी शोइंग दैट दिस चार्ज इज ट्रैवलिंग इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। आई होप ये चीज़ आप समझ गए। अब इस चीज़ को आप फर्दर न्यूमेरिकल्स में समझ सकते हैं आगे। अब इसका मैं एक और आपको एग्जांपल यहाँ बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पर स्पेस में कोई पॉइंट है। क्वेश्चन पूछेगा चलिए बताइए कि इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस भी आपका r दूरी पर है और ये डिस्टेंस आपका r2 दूरी पे, इसको r1 कह देते हैं, इसको r2 कह देते हैं। तो ये पॉइंट हवा में कोई पॉइंट है जो दोनों पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूरी पे। लेट्स इसका वैल्यू मैं q1 देता हूँ, इसकी वैल्यू q2 देता हूँ। क्वेश्चन कहेगा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो पॉजिटिव चार्ज होगा ये आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ये ड्रॉ करनी है। इसी लाइन के अलॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स तो लगाएगा, लेकिन फोर्स के पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाएगा, E1 हम कह देते हैं। इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फर्स्ट चार्ज विच इज़ Q1। तो हम देंगे K Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। ये समझ गया। फिर जो आपका सेकंड चार्ज है, जो आपका नेगेटिव चार्ज है, वो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, वो लगाएगा K Q2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। लेकिन जस्ट अ सेकेंड लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं, सिचुएशन क्या है कि ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास आती है, ध्यान रखना आप, है ना। तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज अलॉन्ग द सेम लाइन। दैट इज़ वॉट वी हैव टू रिमेंबर। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता था, जब सेम चार्ज होते थे तो हम रिपेल वाला फोर्स की डायरेक्शन दिखाते थे और ऑपोजिट चार्ज में हम आपस में आने वाले फोर्स को दिखाते थे। सिमिलरली यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा एंड नेगेटिव चार्ज अपने से पास इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा। तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दूसरी वाली, इसकी वैल्यू हो जाएगी E2 विच विल बी इक्वल टू K Q2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इट विल बी वेक्टर सम ऑफ दीज टू। तो ओवरऑल इन दोनों चार्जेस का वेक्टर सम आप कैसे निकालेंगे, हमारा वेक्टर का पुराना वाला फॉर्मूला। सो हमारा पुराना फॉर्मूला क्या था, डेट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 कॉस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन दैम, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट लाइक हमने जो फोर्स के लिए सॉल्व किया था। आई होप ये वाली चीज़ आप समझे हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो नेगेटिव चार्ज के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पॉजिटिव चार्ज के लिए उसी लाइन पर उससे दूर जाएगी। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवरऑल। अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पर आप इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे। सो ये हो गया। हाँ, अब एक चीज़, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन तो आप समझ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम एक एनालॉजी से समझते हैं। आप एज्यूम करिए कि हमारे पास क्या बोलते हैं कि एक जगह है जहाँ पर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, एंड आपके पास कोई रैंडम पॉइंट x है,
लेट्स से यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट हमारा x है, ये पॉइंट लेट्स से इससे r डिस्टेंस दूरी पर है। अब ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, जिसकी वैल्यू हम देंगे k, इसका चार्ज लेट्स से q है, डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी लाइन पर इस डायरेक्शन में। आई होप ये बात आप समझे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या ये इस पॉइंट पर फोर्स लगाएगा कि नहीं। ये जो हमारा पॉइंट है, विल दिस पॉइंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, एंड द आंसर इज़ नो। फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी उस पॉइंट पर। फोर्स खाली तब एक्सपीरियंस होगी जब वहाँ पर कोई और दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से फोर्स नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के साथ साथ वहाँ पर कोई और दूसरा चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। लेट्स से आप आगे क्वेश्चन कहते हैं कि इस पॉइंट पर हमने कोई दूसरा चार्ज रख दिया है जिसकी वैल्यू कुछ Q1, Q2, Q3 जो भी है, तब जाके वहाँ पर फोर्स लगेगी। और कितनी फोर्स लगेगी उसको आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है डज नॉट मीन कि वहाँ पर फोर्स रहेगी। इस बात को आप लिख लीजिए कि जस्ट बिकॉज एट वन प्लेस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डज नॉट मीन दैट फोर्स विल बी देयर एट दैट प्लेस। सो आई होप ये वाली पॉइंट आप समझे हैं। यहाँ पर मुझे माफ़ कर देना, मैं लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया, स्ट्रेट लाइन, बट आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए यहाँ पर। सो दिस वॉज ऑल जो हमें देखना था। अब आप न्यूमेरिकल देखिएगा तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझ जाएगी। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है आपसे कि अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसने खाली चार्ज के बारे में बात की है। तो अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, आपकी 50 न्यूटन पर कूलम की। कितने डिस्टेंस पे प्रोड्यूस कर रहा है ये, 40 सेंटीमीटर पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 40 सेंटीमीटर कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी रेडियल पाथ पर आप 40 सेंटीमीटर चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इसको चूज़ कर लेते हैं, हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है वो पूछ रहा है। तो सिंपली एक चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, डेट इज़ KQ/R स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर उसने चार्ज पूछा था, आप चार्ज के लिए सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 50 = K हमारा 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज हमारा डिवाइड बाय R स्क्वायर। ध्यान रखना 40 आपका सेंटीमीटर में है, तो आप लिखेंगे 40 × 10⁻⁻² द होल स्क्वायर। जब आप इसको Q के लिए आप सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 50 × 1600 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 9 × 10⁻9 है ना। सो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। चार्ज की वैल्यू आपको आ जाएगी ये 8.9 10⁻11 कूलम, है ना। सो आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। 8.9 10⁻11 कूलम। सो दिस वॉज द वे थ्रू विच वी हैव टू सॉल्व। ये हमारा एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन नीट में आप देखेंगे कई बार इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया था ताकि हम एक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। सपोज कोई रूम है या फिर कोई लोकेशन है जहाँ पर इतनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। कहता है जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास दिस। कहता है जस्ट प्रिवेंट्स मतलब कि उसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है। सो लेट्स से हमारे पास ये वाटर ड्रॉपलेट है। इस वाटर ड्रॉपलेट का जो आपका मास है, इट इज़ 1 10⁻⁻4 kg। आप देख सकते हैं 1 ग्राम से भी 10 गुना छोटा है ये फ्रॉम फॉलिंग। तो इसको गिरने से रोक रहा है। तो होगा क्या यहाँ पर कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा वाटर ड्रॉपलेट की वजह से, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सस्पेंडेड है। और क्वेश्चन हमसे यही कहता है कि फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। तो होगा क्या यहाँ पर कि आपका जो mg है, जो इसका वेट है, वो नीचे की तरफ लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। तो आपका फोर्स विल बी इक्वल टू mg। अब आपकी फोर्स कितनी लगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। तो लेट्स से इस ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज q है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा q टाइम्स ऑफ e। आई होप ये वाला चीज़ आप समझे। तो डेट विल बी इक्वल टू mg हमारा। आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इसको चार्ज निकालना है आपको। mg/e, मास हमारी थी 10⁻⁻4 kg, g हम 10 मान लेते हैं, फिर 9.8 लेके आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये जब आप कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी थी 4 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। और जैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो चार्ज की वैल्यू आपको इतनी आ जाएगी, विच इज़ 2.45 10⁻⁻9 कूलम। आई होप यहाँ तक आप क्लियर है। अब ये तो हमारे बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिगार्डिंग देखे थे। अब यहाँ पर ध्यान रखना आप कि जितने भी आपके क्वेश्चंस आप
इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर भी देखे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रिक फोर्स पे आपने लगाए हुए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और ये अगला क्वेश्चन हमारा उसी के ऊपर है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस +2 10 to the power of -6 and -4 10 to the power of -6 respectively held fixed at a separation of 20 centimeter. Locate the points on the line AB where the electric field will be 0. अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट्स से आपका एक पॉइंट ए है जहाँ पर आपका पहला पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसने पहले उसका नाम लिखा है। तो दिस इज 2 माइक्रोकूलम, 2 10 to the power of -6 कूलम। एंड दूसरा जो पॉइंट है बी, वहाँ पर आपका एक नेगेटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू आपकी है -4 10 to the power of -6 कूलम। ये दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि वो पॉइंट बताओ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखा है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स देखी थी, जो चार्ज एक दूसरे पर लगाते, तो सेम क्वेश्चन हमने किया था। क्योंकि फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। तब आप सोचिए कि कहाँ होगा वो पॉइंट। सब तो सेम तरीके से हम लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट कहाँ हो सकता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 लग जाए। सो लेट्स से पहले हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि क्या वो पॉजिटिव चार्ज के पास होगा। लेट्स से हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट चूज़ कर लिया जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का रीजन है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकता है। तो ये अपने से दूर मतलब लेफ्ट साइड पे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E1। सिमिलरली जो आपका नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, वो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बुलाता है, डेट इज़ E2। तो दिस कैन बी द प्लेस, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि 2 के पास आपका डिस्टेंस का एडवांटेज रहेगा। इसका डिस्टेंस कम है तो इसकी फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। एंड सिमिलरली E2 के पास डिस्टेंस का डिसएडवांटेज होगा और इसके पास चार्ज का एडवांटेज है, तो वो चीज़ कंपनसेट हो जाएगी। तो दैट प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप ये चीज़ समझे। सेम तरीके से हमने फोर्स में भी क्वेश्चन किया था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने देखी थी। अब बीच का एक रीजन हम देख लेते हैं कि बीच के रीजन में क्या होगा। लेट्स से हम बीच में कहीं भी रख देते हैं। लेट्स से अगर हम -4 के करीब रखें तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास लगाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी अपने से दूर फेंकेगा। तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो नेगेटिव वाला अपने पास बुलाएगा और पॉजिटिव वाला अपने से दूर फेंकेगा। तो यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट के दो कंडीशंस आपके क्रिएट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि E2 हमेशा आपका यहाँ पर बड़ा होगा E1 से। क्यों? रीज़न बीइंग कि इसका चार्ज भी बड़ा है, उसका डिस्टेंस भी कम है, तो इसके पास दोनों का एडवांटेज है। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। तो चार्ज तो इसका बड़ा ही है और डिस्टेंस भी इसका कम है, तो E2 हैज़ एडवांटेज ओवर हियर। आई होप ये वाली बात आप समझे। सो द ओनली रीजन जहाँ पर क्या कहते हैं कि हम सोच सकते हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो बस इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो लेट्स से पॉजिटिव चार्ज उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएगा E1 एंड नेगेटिव चार्ज उस पर राइट हैंड साइड पे लगाएगा E2। दिस इज़ द प्लेस वेयर दे कैन बी 0। अब दोनों के बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस 20 का है। सो लेट्स से हम कह देते हैं कि ये हमारा x सेंटीमीटर है ना। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, जस्ट लाइक यू सॉल्व फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी। सो E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। E1 इज़ बाय पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, KQ/R²। उसके लिए R आपका x है एंड इसको Q1 बोल देता हूँ। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, KQ2, चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस आपका 20 + x है द होल स्क्वायर। ध्यान रखना चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज आपको पॉजिटिव ही डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पर एरो से ऑलरेडी शो किया हुआ डायरेक्शन। सो नो नीड टू पुट माइनस ओवर, यू विल नेवर गेट द आंसर। वो माइनस वो सब हमने कंपनसेट करके ही वैल्यूज लिखी है। तो के आपका कैंसिल हो जाएगा। Q1 आप देख सकते हैं, चार्ज 1 जो आपका था वो आपका प्लस वाला चार्ज था, दिस चार्ज। सो दिस विल बी 2 10 to the power of -6 डिवाइड बाय उसका डिस्टेंस x²। दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज आपका था -4, तो हम इसको +4 10 to the power of -6 डिवाइड बाय 20 + x द होल स्क्वायर। तो ये हमारा अच्छा खासा प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो हमारा आंसर क्या बचेगा, 20 + x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। तो ये आप अगर इसको ओपन कर देंगे तो वी विल गेट समथिंग लाइक 400 + 40x + x² इज इक्वल टू 2x²। और अच्छे सॉल्व करेंगे तो x² - 40x - 400 इज इक्वल टू 0, है ना। जब आप इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे
तो आपको x की एक बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, बहुत अच्छी नहीं है मैं जानता हूँ। सो द वैल्यू विल बी x विल बी इक्वल टू 48.3 सेंटीमीटर फ्रॉम a, मतलब a से कितने दूरी पे, a देखना आपका पॉजिटिव चार्ज था और b आपका नेगेटिव चार्ज था, है ना, क्योंकि उसने यहाँ पर a का नाम पहले रखा था, पॉजिटिव चार्ज का नाम पहले रखा था। तो a से कितनी दूरी पे आप रखेंगे, 48.3। तो अगर आप इस डायग्राम को एक बार ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, दोनों बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। और वो जो पॉइंट होगा जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी वो बहुत दूर, 20 से डबल डिस्टेंस, डबल क्या 2.5 टाइम्स, तो वो पॉइंट यहाँ होगा विच इज़ एट 48.5 सेंटीमीटर, जिस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। मतलब इस पॉइंट पर अगर आप कोई चार्ज ला के रख देंगे तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगने वाली नहीं है। तो ये हो गया। तो अगर आपने कूलम्स लॉ वाला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर भी हमारा सेम सिचुएशन था, वहाँ पर भी सेम तरीके से हुआ था, बस वहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बड़ी थी और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू छोटी थी। अब ये हो गया हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन, ये हमारा एस सी वर्मा सर की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन था, 35th वाला, ये उनकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूटन्स लॉ की बेसिक्स चेक करने वाला है। सो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है वी हैव अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, ओके, 1 ग्राम का हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इट इज़ सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड, एक सिल्क का थ्रेड है जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर। सो इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ magnitude this 4 10 to the power of 4, if the particle stays at a distance of 24 centimeter from the wall in equilibrium, find the charge on the particle। तो आप इमेजिन करिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये जो आपको थ्रेड है, ये जो आपको टेढ़ा लाइन दिख रहा है, दिस इज अवर थ्रेड, इसके यहाँ पर नीचे पे हमारा पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो लेट्स से ये इस डायरेक्शन में होगी, तो ये थ्रेड क्या होगा, ये चार्ज जो होगा ये आपका राइट हैंड साइड में मूव हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, कितनी फोर्स लगाएगी, Q टाइम्स ऑफ E की फोर्स लगाएगी, है ना। तो जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तब क्या होता है, ये जो आपका थ्रेड है जो टेढ़ा हो गया ये दीवार से चिपका होता। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर इसका खुद का वेट लगेगा विच इज़ mg, एंड ये जो रस्सी है इसका आपका टेंशन लगेगा। आई होप यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपकी ज्योमेट्री लगेगी और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहता है क्वेश्चन फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल, तो क्वेश्चन पे पार्टिकल पे कितना चार्ज है वो आपको बताना है। तो आपका थ्रेड है 40 सेंटीमीटर का, ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज अवर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और जब आप इस पर ज्योमेट्री लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल में, तो आपको मिल जाएगा ये वाला डिस्टेंस आपको 32 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो वो अब लगाने की ज़रूरत नहीं, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो आई होप। सो मैं बस इसको नाम देता हूँ, दिस लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी, जहाँ पर हमारा पार्टिकल है। सो बस आपको क्या करना है, आप यहाँ पर इस टेंशन को रिजॉल्व कर देंगे। तो टेंशन को जब आप रिजॉल्व कर देंगे तो एक टेंशन का वेक्टर ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेट्स कॉल दिस एंगल टू बी थीटा, और सिमिलरली आपका ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टी कॉस थीटा, जो आपके mg को बैलेंस कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो थ्रेड है ये 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बैलेंस पर है आपका जो पार्टिकल है ना। तो बैलेंस है मतलब इस पर नेट फोर्स आपकी ज़ीरो लग रही है, तो नीचे वाले फोर्स mg को टेंशन का कॉस कंपोनेंट बैलेंस कर देगा इस तरीके से, और आपका राइट साइड वाली जो फोर्स है QE, इसको आपको क्या कहते हैं, टेंशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपोनेंट बैलेंस कर देगा विच इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओवर हियर। तो यहाँ पर हमारा टी कॉस थीटा mg के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा FBD हो गया अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर क्या लग रही होगी, वो आपकी F इज इक्वल टू QE लग रही होगी, और ये राइट साइड में हो गया, और लेफ्ट साइड पे जो आपका होगा T साइन थीटा लग रहा होगा। आई होप यहाँ तक सही है। अब कॉस थीटा साइन थीटा बोलोगे सर कहाँ से लेके आएंगे, बस अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉस थीटा आपका कितना हो जाता है, अगर आप इसी ट्राइंगल में देखेंगे तो कॉस थीटा आपका इस ट्राइंगल में कितना आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट 32 हाइपोटेन्यूज 40, एंड साइन थीटा आपका कितना होगा इस ट्राइंगल में, अगर हम आगे बढ़ेंगे, साइन इज ऑपोजिट अपॉन आपका हाइपोटेन्यूज विच इज़ 40। आई होप यहाँ तक हमारा सही है। फिर आप जानते हैं कैसे करना है, दो इक्वेशन मिलेंगी उसमें से टेंशन को आपको एलिमिनेट कर देना है। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, m आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में इस पार्टिकल का, वाटर पार्टिकल का, अच्छा वाटर पार्टिकल नहीं, कोई और चार्ज पार्टिकल है, 1 ग्राम है, तो 1 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू जी हम लिख लेते हैं, जी को 10 मान लेते हैं यहाँ पर। सिमिलरली आपका सेकेंड इक्वेशन आपको देगा कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E, है ना। बस अगर आप इन दोनों को आप अच्छे से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। आपको चार्ज के लिए सॉल्व करना है, क्वेश्चन ने कहा था फाइंड फॉर सॉल्व चार्ज।
सो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। सो दिस इज़, अगर हम इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई डिवाइड बाय एम जी जो आपका था, तो एम जी 1 × 10⁻³ इंटू 10। सो टी टी आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो साइन थीटा हमने निकाला था 24/40 एंड कॉस थीटा हमने निकाला था 32/40। सो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 40 आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो व्हाट विल बी लेफ्ट विथ इज 24/32, डेट विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी हुई थी 4 × 10⁻⁴, है ना। दिस डिवाइड बाय आपका ये जब करेंगे 10⁻⁻² हो जाएगा। सो ओवरऑल फाइनली क्या हमारे पास नेक्स्ट पेज है, वी डोंट हैव नेक्स्ट पेज। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.8 10⁻⁻⁻7 कूलम। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस चीज़ को समझे कि हमने यहाँ पर क्या किया था। सो आई होप आप समझ गए हैं। सो आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है। कुछ बच्चे को सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। जिनको समझ गया है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो दिस इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 4 10⁻⁴ इज इक्वल टू चार्ज क्यू। सो 4 6 4 ज़ार 24 एंड फिर बस आप इसको 10⁻⁴ को ऊपर भेज सकते हैं एंड डिवाइड जब कर देंगे तो चार्ज क्यू की वैल्यू आपको आ जाएगी 1.8 10⁻⁻7 कूलम। आई होप आप समझे हैं। सॉरी बैकग्राउंड में गैस की सीटी, कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी, रात के टाइम हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, गुड बाय।